हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। घटनासार करंट अफेयर्स के हम लोगों ने 4 चैप्टर कर लिए थे। 5वां चैप्टर करते हैं आज। चैप्टर नंबर 4 की 3-4 स्लाइड्स बची हुई थी, उनको भी कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फार्मोसा बॉन्ड के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि अभी रिसेंटली SBI ने फार्मोसा बॉन्ड को इशू किया है और इस तरीके के बॉन्ड को ताइवान में जारी किया गया है SBI के द्वारा। बॉन्ड समझते हैं ना, बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई कंपनी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है लेकिन उसके पास फंड की कमी है। कंपनी को अपनी एक्टिविटी चलाने के लिए, अपना प्रोजेक्ट चलाने के लिए ये पैसा कहाँ से आए, उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो वो लोन ले ले, कर्ज ले ले। दूसरा ऑप्शन होता है बॉन्ड। बॉन्ड के जरिए भी कंपनी फंड को रेज करती है। जब लोन की सुविधा है तो फिर बॉन्ड की क्या ज़रूरत है। लोन एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है, ठीक है। इसलिए कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं, क्योंकि बॉन्ड एक एग्रीमेंट होता है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। कंपनी कोई भी बॉन्ड इशू करती है और इन्वेस्टर इस बॉन्ड को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, और रिटर्न में क्या मिलता है इन्वेस्टर को, कंपनी इनको रिटर्न में इंटरेस्ट देती है। क्लियर है। तो ये तो बॉन्ड होता है। करंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को याद रखना है कि SBI ने अभी रिसेंटली इशू किया है। यहाँ पे ये जो सब लिखा है उसको हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। चलिए, हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, इसमें क्या है देख लेते हैं। सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो है एलोन मस्क। इनको तो हम सभी जानते हैं। SpaceX के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं और ट्विटर के भी ये मालिक हो जाएंगे। वैसे भी ये डील ऑन होल्ड है। एलोन मस्क की कुल संपत्ति $205 अरब है। ये डेटा याद नहीं रखना है, इसको तो बस कंपैरिजन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो मुकेश अंबानी हैं। इनकी कुल संपत्ति आप देख सकते हैं 103, मतलब जस्ट हाफ है एलोन मस्क से। दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं मुकेश अंबानी साहब का उनमें 9वां स्थान है। पहला हम लोग जान ही रहे हैं एलोन मस्क, दूसरे नंबर पर अमेजॉन के मालिक, चौथे नंबर पर बिल गेट्स आ गए हैं और 9th नंबर हम लोग मुकेश अंबानी साहब को पढ़ रहे हैं। हुरॉन रिपोर्ट बताती है कि अरबपतियों की संख्या में भारत 3रे स्थान पर है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2021 में जो स्थिति है भारत की, ये वही स्थिति है जो 2019 में स्थिति हुआ करती थी। 2020 में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था। 2019 से 2020 में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हैं 2019 में 102 रैंक हुआ करती थी भारत की, फिर 2020 में ये 94 पे आ गया, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। और अभी रिसेंट रैंक देखेंगे तो फिर से 101 पे आ गया है। कोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आपको पिछले साल के कंपैरिजन में 94 और 101 का डेटा याद रखना है। 2020 में 94, 2021 में 101। डी ग्रेड हुए हैं हम लोग 7 स्थान। स्टेटमेंट में इंप्रूवमेंट करके बोल सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो स्थिति हम लोगों की पिछले 1-2 साल में है। बाकी जो इसके बेसिक्स हैं वो सीख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 3 डायमेंशंस पे बनाया जाता है। पहला है इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक, दूसरा है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं अल्प पोषण, और तीसरी डायमेंशन है चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर। ये 3 पिलर हैं जिसके आधार पर GHI को बनाया जाता है। बाकी जो इसके 4 इंडिकेटर हैं ये भी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं। अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, इसको हम लोग अभी समझते हैं क्या चीज़ है, चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर नरिशमेंट तो समझ रहे हैं, अल्प पोषण। दूसरा जो लिखा है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि बच्चे की जो लंबाई होती है उस लंबाई के हिसाब से उसका वेट नहीं होता है, वजन बहुत कम रहता है। यानी यहाँ पे आप बहुत पतलापन बोल सकते हैं कि बच्चा बहुत पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, एक तरह से उसका पूरा स्केलेटन कंकाल दिखता है। और चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है बौनापन, उम्र के हिसाब से लंबाई बहुत कम रहती है, यानी लो हाइट फॉर एज। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे बौनापन लिख दे रहा हूँ तो आपको याद रहेगा। और चौथा इंडिकेटर होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर। और ये तीनों फैक्टर, चाइल्ड वेस्टिंग हो या फिर चाइल्ड स्टंटिंग हो या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी हो, जो बच्चे 5 साल या 5 साल से कम हैं उन्हीं बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये 5 साल भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पता होना चाहिए ना कि किस उम्र तक देखा जा रहा है। भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की जो दर है वो सबसे अधिक है, यानी पतलापन बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में। 2019 में रैंक 102, 2020 में 94 और 2021 में फिर से वही लगभग 101 पे आ गए हम लोग, 7 स्थान फिसल गए। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट को कौन बना रहा है, GHI को। रिपोर्ट रिलीज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड की संस्था है, और बेल्ट हंगर हेल्प ये जर्मनी की संस्था है। ये दोनों मिलकर GHI इंडेक्स को बनाती हैं। इस रिपोर्ट ने इंडिया को खतरनाक यानी डेंजर की कैटेगरी में डाला है। सबसे ज़्यादा जहाँ पे भुखमरी है वो सोमालिया कंट्री है, 116 रैंक है इसकी, क्योंकि 116 देशों में ये रैंक बनी है, ठीक है। चलिए आगे आइए।
महारत्न कंपनियाँ, टोटल कितनी कंपनियाँ होंगी महारत्न? पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट, 11 टोटल कंपनियाँ हैं। 11वीं कौन सी है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। उससे पहले पावर ग्रिड को महारत्न का दर्जा दिया गया था, ये 10वें नंबर की थी। बाकी जो 9 हैं यहाँ पे देख लीजिए आप, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, स्टील अथॉरिटी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, इंडियन ऑयल एंड कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी और भारत पेट्रोलियम। ये आपको रिसेंट याद रखना है, ठीक है। 10 और 11, टोटल भी 11 याद रखना है। कोई भी कंपनी महारत्न कब होती है, एलिजिबिलिटी क्या है उसका? उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा तो होना ही चाहिए, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हो। कंपनी का वार्षिक टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ होना चाहिए लगातार 3 साल तक। अगर प्रॉफिट में बात करें तो नेट प्रॉफिट 3 साल तक, लगातार 3 साल तक 5-5 करोड़ होते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। चलिए, PM मित्र योजना सुपर इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर 7 पूछा जाएगा आपसे। PM मित्र पार्क कितने सेटअप किए जाएंगे? 7 सेटअप किए जाएंगे। ये मित्र योजना है क्या, इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। टेक्सटाइल और अप्रैल ये किससे संबंधित है? ये कपड़े से संबंधित है, ठीक है, कपड़ा। अब भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम होने वाली है। PM मित्र पार्क में ये जो पार्क लिखा है, इस पार्क का मतलब ये वाले पार्क मत समझ लेना जहाँ पे हम लोग शाम को घूमने जाते हैं। यहाँ पे पार्क का मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र से है, जिस क्षेत्र में बड़े बड़े इन्वेस्टर को कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा कि आप आइए और यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को स्थापित कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। और ये जो ज़मीन रहेगी, इस ज़मीन को सरकारें उपलब्ध कराएंगी। स्टेट गवर्नमेंट भी करा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करा सकती है। बहुत सारे राज्यों ने इंटरेस्ट दिखाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भी भेजा है कि हम अपने राज्य की ज़मीन देना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग एक तरह से किस पे काम कर रहे हैं? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 पे काम कर रहे हैं। बताइए नमा क्या है? मैं पिक्चर डाल दूंगा तो वहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लेना, अच्छे से पूरा रिकॉल कर लेना 1 से 17 तक। PM मित्र योजना 5F विजन पे काम करेगी। 5F यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। मान लो इतना ही पूछ ले 5F विजन क्या है, किससे संबंधित है, तो कम से कम हम लोग को याद तो आए कि ये PM मित्र पार्क्स की बात हो रही है, PM मित्र योजना की बात हो रही है। चलिए, और यहाँ पे क्या है, ये सब हम लोगों ने सीख लिया। इन्वेस्टर को आमंत्रित किया जाएगा और इससे इन्वेस्टर को हेल्प क्या होगी? यहाँ पे इनिशियल जो डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट रहेगा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा 500 करोड़ का, 30% सब्सिडी के फॉर्म में दिया जाएगा। यही 30% ये 500 करोड़ है। COP26 इसको भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। हम लोग COP21 भी पढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रांस और इंडिया भी पढ़ चुके हैं। और इसी में जो संस्था बनाई गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी पढ़ चुके हैं। COP21 में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से ISA का निर्माण हो गया, इसकी उत्पत्ति हो गई। COP26 में 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड इनिशिएटिव की उत्पत्ति हो गई। और यहाँ पे कौन कौन है? इंडिया और ब्रिटेन। पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी सप्लाई की जाएगी, ऐसा भी विज़न है। सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करके उसको एक ग्रिड में पहुँचाया जाएगा, फिर उस ग्रिड से सप्लाई किया जाएगा हर जगह। ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग, सॉफ्ट पावर रैंकिंग में जर्मनी को पहला स्थान मिला। ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत की कोई खास पोजीशन नहीं है इस रिपोर्ट के अनुसार, 40वीं रैंक है टोटल 60 में। 2020 में जबकि ज़्यादा अच्छी थी, 34वीं रैंक थी। ये डाउनग्रेड क्यों हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार? किसान आंदोलन जो हुए, सोशल मीडिया का जो मिसयूज होता है इंडिया में बहुत ज़्यादा, उसके चलते ये रैंक में डाउनफॉल हुआ है। इतने बड़े देश में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ भी होता है रैंक तुरंत घटा देते हैं भाई लोग। इस रिपोर्ट को बनाने वाले इंसान सिमोन एन होल्ट हैं। ये ब्रिटेन के हैं, ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी एडवाइज़र हैं। इन्होंने एक इंडेक्स को और डेवलप किया है, गुड कंट्री इंडेक्स, फाउंडर हैं इसके। अगर पूछे ले क्वेश्चन की सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है, गुडेस्ट कंट्री कौन सी है, स्वीडन है। इस रिपोर्ट में एक अच्छी बात की गई है, यहाँ पे देखिए इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात बोली गई है। इंडिया इज़ कैपेबल टू डू गुड टू मेक वर्ल्ड गुड। पूरी दुनिया को अच्छा बनाने की काबिलियत रखता है इंडिया इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये तो हम लोगों के लिए प्राउड वाली बात है ना। चलिए, तो यहाँ पे इतनी बातें थी। गांधी जी की स्मृति में क्या हुआ? सिक्का जारी हुआ। हो सकता है पूछ ही ले कि अभी हाल ही में गांधी जी की स्मृति में कहाँ पे सिक्का जारी हुआ? ब्रिटेन, याद रखना। बारबाडोस कंट्री है, कैरिबियन आइलैंड का एक देश है। यहाँ पे अभी तक राजतंत्र था, एलिजाबेथ द्वितीय रानी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बारबाडोस में भी रिपब्लिक स्थापित हो चुका है, गणतंत्र देश बन गया है। और पहले राष्ट्रपति कौन है? डेमसेंड्रा मैसन, इनका नाम याद रखना है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने जो चैप्टर 4 में छोड़ा हुआ था वो था। अब यहाँ से हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। यहाँ से तो सब इन शॉर्ट में है, जल्दी जल्दी से देखना है। पहली जगह का नाम है मियाँ चन्नू। ये वही जगह है जहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट के कारण ब्रह्मोस मिसाइल गिर गई थी।
ये 9 मार्च 2022 की घटना है, तो इस जगह का नाम याद रखना, ठीक है। ब्रह्मोस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। इसको हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की भी कोशिश की जा रही है और लखनऊ में सेंटर भी खुल गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल को अब लखनऊ में भी बनाया जाएगा, हम लोगों ने करंट में पढ़ा है। दूसरा चर्चित स्थल है ग्वालियर। ग्वालियर में देश की पहली ड्रोन यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। तीसरा है ईवी चार्जिंग स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले जो सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन था वो मुंबई में खुला था। इस क्वेश्चन को पूछा भी था एग्जाम में। रमना काली मंदिर बांग्लादेश के ढाका में पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 1971 की वॉर में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया था ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत, ठीक है। तो याद रखना रमना काली मंदिर कहाँ पे, सिंपल यही पूछ लेगा, तो बांग्लादेश याद रखना, ढाका याद रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे चर्चित व्यक्ति कुछ हैं, देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा जलवायु चैंपियन किसे चुना गया? प्राजक्ता कोहली को। ये भारत की पहली चैंपियन है। लता मंगेशकर साहिबा, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है। इनका दूसरा नाम हेमा मंगेशकर भी है। 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के से अवार्ड किया गया था। चलिए, एस सोमनाथ साहब, इनके बारे में हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ये इसरो के नए चेयरमैन हैं, किरण साहब की जगह लेंगे। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी भूमिका है। उर्जित पटेल साहब को अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AIIB का हेडक्वार्टर भी कभी कभी पूछ लेता है, बीजिंग में है। मन्नू भंडारी, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये हिंदी साहित्यकार थे। विशेष इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछता है कि अभी हाल ही में 22 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक किस क्षेत्र से संबंधित थे? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा के जो चेयरमैन हैं देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया। माधवीपुरी बुच, ये सेबी की नई अध्यक्ष है। यहाँ पे और भी चर्चित व्यक्ति हैं। आयशा मलिक, इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की ये पहली वुमेन जज है। ये पाकिस्तान के लिए अपने आप में एक अचीवमेंट है। विनय कुमार त्रिपाठी, नए चेयरमैन रेलवे बोर्ड, इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर अनुपम राय, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट यानी यूएन सम्मेलन जो है निशस्त्रीकरण पर, इसके स्थायी प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अनुपम राय को चुना गया, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। सज्जन जिंदल, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया। आइए कुछ ऑपरेशन और अभियान कर लेते हैं। धर्म गॉर्जियन, इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर्नाटक में हुआ। डार्काथॉन कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कैंपेन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया है। ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इलीगल सप्लाई जो हो रही है ड्रग्स की, इसको रोकने के लिए डार्काथॉन कैंपेन चलाया गया। ईस्टर्न ब्रिज, इंडिया और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ये कुछ यहाँ पे फ्रांस के साथ होने वाली एक्सरसाइज है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गरुण शक्ति जो एक्सरसाइज है वो दोनों देशों के बीच में एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जबकि वरुण शक्ति ये नेवी की एक्सरसाइज है और अभ्यास शक्ति ये आर्मी की एक्सरसाइज है। ये तीनों में डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा हम लोग को जानना है। ऑपरेशन गंगा हम लोग जानते हैं। रसिया यूक्रेन वॉर में जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए प्लान चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। C-17 ग्लोब मास्टर के द्वारा रेस्क्यू किया गया। मिलन 2022 एक्सरसाइज, ये मल्टीलेटरल नवाल एक्सरसाइज है। इसमें 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। बस इतना याद रखना है, मल्टीलेटरल नवाल एक्सरसाइज है। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है, अभी इसको पोस्टपोन कर दिया था। अभ्यास सी ड्रैगन एंटी सबमरीन एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है US आर्मी के द्वारा और इसमें क्वाड कंट्री भी पार्टिसिपेट करती हैं। क्वाड कंट्री कौन कौन सी हैं हम लोग जानते हैं, USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे भी कुछ अभियान बचे हुए हैं। अभ्यास दोस्ती एक्सरसाइज, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाता है, एक तो आते ही आता है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज, भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इजरायली एयरफोर्स के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज होती है। इसमें IAF ने पार्टिसिपेट किया था। कोंकण शक्ति, भारत और ब्रिटेन। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में अजय वारियर ऑर्गेनाइज होता है। युद्ध अभ्यास, इस एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास।
ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। इसको तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मालाबार एक्सरसाइज, ये भी सुपर इम्पोर्टेंट है। ये एक्सरसाइज कभी बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी, द्विपक्षीय एक्सरसाइज हुआ करती थी इंडिया और यूएसए के बीच में। फिर 2014 से इंडिया और यूएसए के साथ साथ जापान ने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया और 2021 में चारों क्वाड कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। क्वाड कंट्री हम लोग जानते हैं, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसको मिनी नाटो भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, योजना परियोजना देख लीजिए। वैसे जीईसी फेज़ 2 तो हम लोग देख चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे आने आना है। इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब इस वाले चैप्टर में भी इसका जिक्र था तो ये भी लिख लिया था। हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़ 1 पहले से लागू था, पहले से ऑपरेशन में था और इसको मंजूरी तो 2015-16 में ही मिल गई थी। फेज़ 2 को मंजूरी कब मिली? ये 2022 को मंजूरी मिली। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है। टारगेट्स क्या क्या हैं, ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसको इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ही बोलते हैं। यह कॉरिडोर एनर्जी के एक्सेस ट्रांसमिशन के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ही बोलता है। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ भी आप लोगों को दिख सकता है। और यहाँ पे जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है एनर्जी का, ये सारी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ना। और जो हमारा टारगेट है 2030 तक का कि 450 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से। इतना क्लियर है। जीईसी फेज़ 2 का जो टारगेट है वो 20 गीगावाट है। आपने जीईसी 1 भी पढ़ा होगा। जीईसी 1 में 24 गीगावाट का टारगेट था। आइए एक स्लाइड और इस पर बनी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा डिटेल्स है। जीईसी फेज़ 2 ये अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। बनाने का जो टारगेट है, कंप्लीट करने का जो टारगेट है, वो 2021-22 से 25-26 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 5 साल का समय लगेगा। दृष्टि में हम लोगों ने कोडिंग वाला क्वेश्चन किया था, उसमें ये भी पूछा गया था कि इसका कार्यकाल क्या है। वहाँ पे एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा था कि 2024 तक कंप्लीट किया जाएगा, तो गलत था वो स्टेटमेंट। फेज़ 2 का टारगेट हम लोगों ने देख लिया 20 गीगावाट और फेज़ 1 का टारगेट 24 गीगावाट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद रखना, फैक्ट याद रखने हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सीख ही लिया है कि जो भी स्टेट में अगर एक्सेस एनर्जी रहेगी, उस एक्सेस एनर्जी को दूसरे स्टेट में पहुंचाने के लिए ये ट्रांसमिशन लाइंस या ट्रांसमिशन सिस्टम बन रहा है, या फिर कह लीजिए कॉरिडोर बन रहा है। फेज़ 2 को 7 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। ये 7 याद रखना है, एग्जैक्ट फिगर याद रखना है, जिसमें से लेटेस्ट यूपी को जोड़ा गया था। ये सब भी हम लोगों ने सीखा था। बाकी 6 लिखे हैं, वीडियो को पॉज कर लेना, सीख लेना अच्छे से। ये सब हम लोग जान ही रहे हैं। जीईसी में हो क्या रहा है, कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर एक्चुअली है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, सीरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाहे वो विंड से हो, चाहे वो सोलर का हो, चाहे वो हाइड्रो का हो। और यहाँ पे क्या है, ये टारगेट्स हम लोगों ने देख ही लिया। जीईसी फेज़ 1 को जो मंजूरी मिली थी वो 2015-16 में मिल गई थी। 1 का टारगेट 24 गीगावाट। और यहाँ पे क्या लिखा, ग्रिड इंटीग्रेशन एंड पावर एवैक्यूएशन। इसका मतलब है कि जो भी एक्सेस एनर्जी रहेगी उसको पहले एक ग्रिड तक लाया जाएगा, फिर इस ग्रिड से अदर स्टेट में एनर्जी को, पावर को एवैक्यूएट किया जाएगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एनर्जी की निकासी। क्लियर है? इसी को बोल रहे हैं पावर एवैक्यूएशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। आयुष्मान भारत के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं। बाकी ये जो नई स्कीम है हेल्थ इंफ्रा से लेके, इसके बारे में भी देख लेते हैं। आयुष्मान भारत यानी हेल्दी इंडिया। इस पॉलिसी के बारे में तो हम लोग जानते हैं, ये हेल्थ पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें हर परिवार को 1 साल में 5 लाख का हेल्थ कवर इंश्योर किया गया है। तो ये 5 लाख अमाउंट याद रखें। खैर बहुत पुराना डेटा हो गया, क्योंकि 2018 में स्कीम आई थी और ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जामिनर द्वारा कन्फ्यूज यहाँ पर किया जाता है, वो 5 लाख पर फैमिली लिख देता है या फिर 5 लाख पर मेंबर लिख देता है। तो पर मेंबर नहीं है, पर फैमिली है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो आयुष्मान भारत एक्टिव है उसमें पर मेंबर 5 लाख की सुविधा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, तो इसमें इंफ्रा को लेके बात की गई होगी। भाई सेंटर बनाएंगे, हेल्थ सेंटर वगैरह बनाएंगे, प्रयोगशाला वगैरह बनाएंगे, वेलफेयर सेंटर बनाएंगे, यही सब चीज़ें इसमें हैं। पीसीएस को तो बहुत मज़ा आता है इस तरह के क्वेश्चन पूछने में कि कहाँ से शुभारंभ किया गया।
तो ये वाराणसी याद रखें। इसमें होगा क्या क्या, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में हेल्थ और वेलफेयर सेंटर खोले जाएंगे और यहाँ पर इंटीग्रेटेड हेल्थ लेबोरेटरी की स्थापना की भी बात की जा रही है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, इस मिशन के तहत कितने वायरोलॉजी संस्थानों की स्थापना की बात की गई है। आपको 4 याद रखना है, ठीक है। वायरोलॉजी तो समझ रहे हैं ना, वायरस की स्टडी वायरोलॉजी है। और जब से कोविड आया है, कोरोना आया है, इस तरह के संस्थानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता था कि कोरोना काम कैसे कर रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है। चलिए, पीएम गति शक्ति, इसको तो हम लोग बजट वाले चैप्टर में किए थे, अच्छे से किए थे। जान ही रहे हैं क्या है, ये 7 इंजन है। हम लोगों ने बजट के 4 पिलर पढ़े थे ना। 4 पिलर में पहला पिलर पीएम गति शक्ति था और पीएम गति शक्ति के अंदर 7 इंजन है। ये सब हम लोगों ने सीखा था। रेलवे, रोड, स्पोर्ट, वाटरवेज, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी मीडियम है, कनेक्टिविटी का जो भी मीडियम हो सकता है, वो सब कुछ पीएम गति शक्ति में आ जाएगा। एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है। इंडियन इकोनॉमी को जहाँ जहाँ से भी दौड़ाया जा सकता, वहाँ वहाँ से दौड़ाएंगे। क्लियर है। अमृत मिशन 2.0, अमृत योजना यानी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब 2.0 भी आ गया। शहरों में परिवर्तन करना है, उनमें नवीकरण करना है, इनोवेशन लाना है। यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट यही है कि 2.0 का जो टेन्योर है वो 2025-26 तक के लिए है। जैसे ही 2025-26 आ जाएगा, ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी। फिर उसके बाद 3.0 आ जाएगा। अगर टारगेट फुलफ़िल हो गया तो ठीक है, नहीं फुलफ़िल होगा तो 3.0 आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग 3.0 नहीं पढ़ेंगे, ये यहीं पे बाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतना रिवाइज कीजिए। और इन सब की सिनॉप्सिस मैं डालता जा रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से देख लेना। वीडियो देखने का समय नहीं है तो भैया कम से कम उसी को देख लेना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।